हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस डिलाइट। साइंस डिलाइट में हम कहाँ तक कर रहे थे? हमने मोलारिटी कर लिया था, मोलालिटी कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मेलिटी। तो उससे पहले जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या हमने किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ से किया था? मोल से किया था, राइट। तो मोल क्या होता है? आपको पता है मोल क्या होता है? यहाँ पर हमने लिखा था गिवन मास। गिवन मास कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स जो हम निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। फिर उसके बाद गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम अगर वॉल्यूम की टर्म्स में दिया जाए तो मोलर वॉल्यूम कितना होता था? 22.4 लीटर। कितने पे? STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नेक्स्ट यहाँ पर गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, राइट। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती थी? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होती थी। इतना हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था। मोल फ्रैक्शन तो हमने बोला था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है काई से। और काई क्या होता है? अगर मैं काई किसके लिए निकाल रहा हूँ? सॉल्यूट के लिए निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। और अगर मैं काई ए निकाल रहा हूं तो काई ए की वैल्यू क्या हो गई थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो काई ए प्लस काई बी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने बात की थी मोलैरिटी की। मोलैरिटी में क्या बताया था? मोलैरिटी में बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर बताया था। और एक क्लास इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट जो इसमें हमने एक चीज डिस्कस और की थी, दैट इज मोलैलिटी, क्योंकि इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, जो कि क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट। देखो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg WA, राइट। तो यहाँ पर देखो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ये चीज भी आप याद रखना। और मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, ठीक है। ये चीज हमने और इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टर्म याद करने वाले हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ यूज होता है, उसकी बात करेंगे। नॉर्मेलिटी को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? इसे हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वैलेंट in 1 liter solution, राइट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 liter solution, ये किसकी डेफिनेशन है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को कैसे लिखते हैं? नॉर्मेलिटी जिसको हम कैपिटल n से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या चीज है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक चार्ज पे, ठीक है, आप ऐसे बोल दो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास होता है गिवन मास जो भी आपने मास लिया है अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास तो आपको पता है WB जो आप सॉल्यूट ले रहे हो 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट जो होता है या इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है उसकी ही बात कर लेते हैं। देखो, इक्विवेलेंट मास को अगर मैं डिफाइन करूं तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है? देखो, इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास विद रेस्पेक्ट टू वैलेंसी फैक्टर,
मतलब बेसिकली आप ऐसा समझो कि मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो वैलेंसी फैक्टर से। तो अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉर्मेलिटी की पूरी फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखा था कि WB गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट, इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम, राइट, लीटर में, राइट। और यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या बोलता, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर को जनरली हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब एक और चीज यहां पर देखो क्या होता है, WB अपॉन NB, इसको मैं NB लिख दूं, ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया ना, देखो ये तो नंबर ऑफ मोल हो गया, और यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कर दिया इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ वैलेंसी फैक्टर क्या चीज़ है, Z है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं क्या, वैलेंसी फैक्टर क्या चीज़ है, इसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है, अगर मैं ये देखूँ कि सर ये वाला चीज़ कुछ देखा देखा लग रहा है, देखो ये वाली चीज़ कुछ देखी देखी लग रही है, ठीक है। तो नंबर नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये तो मोलैरिटी है, नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी इसको हम डिनोट करते हैं। लेकिन अब देखो नॉर्मेलिटी की जरूरत क्या है, देखो, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, या कितने हाइड्रोजन आयन है उसमें वो रिलीज करता है, या कितने हाइड्रोक्सिल आयन उसमें रिलीज करता है, मतलब बेसिकली कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग अ सॉल्यूशन या ड्यूरिंग अ रिएक्शन, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आई, बात जमीन आपको, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ, फैक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इससे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, देखो होता क्या है कि अगर वैलेंसी फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी फैक्टर अगर आप एसिड के रेस्पेक्ट में देखें तो अलग होगा, बेस के रेस्पेक्ट में देखें तो डिफरेंट तरीके होएगा, और जो आपका सॉल्ट्स होंगे उनके उसमें भी डिफरेंट तरीके होगा। देखो कैसे बोलता हूँ, देखो अगर मैं एसिड की बात करूँ ना, एसिड में जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो एसिड की बेसिसिटी पे डिपेंड करता है, राइट। बेस के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो बेस की एसिडिटी पे डिपेंड करता है, और सॉल्ट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पर, राइट। एक एक करके इनकी बात करते हैं, वैलेंसी फैक्टर आपको पता लग जाएगा। देखो अभी तक हमने नॉर्मेलिटी की, यहां पर मैं नॉर्मेलिटी अगेन लिख रहा हूं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट, 1 अपॉन वॉल्यूम किसमें, लीटर में, इनटू Z वैलेंसी फैक्टर। अब यहां पर हम क्या ही फाइंड कर रहे हैं, हम इस Z की वैल्यू, ये Z क्या चीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो Z क्या चीज है, यहां पर सबसे पहले एसिड के केस में देखते हैं। एसिड जैसे कि आपके पास HCl है, H2SO4 है, H3PO4 है, ठीक है, H3PO3 है, H3PO2 है, ठीक है। तो इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं HCl के केस में बात करता हूँ, HCl के केस में आपको पता है HCl कितने हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है, एक हाइड्रोजन आयन निकाल सकता है। तो इसकी जो बेसिसिटी होगी वो कितनी होगी, 1। वही इसका क्या होगा, वही इसका वैलेंसी फैक्टर होगा, वैलेंसी फैक्टर होगा। Z भी यही होगा, ठीक है, Z आप नीचे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अब सबसे बात, HCl में तो एक H+ था, लेकिन अगर मैं H2SO4 की बात करता हूँ, H2SO4 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो यहाँ पर कितने निकलेंगे, 2 H+ निकलेंगे, बाकी SO4 2- है, तो जो बेसिसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी वही उसका क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं H3PO3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 H+ निकलेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, PO3, अच्छा ये PO3 है तो यहाँ पर कितने निकलेंगे, अगर PO3 है तो PO3 के केस में कितना निकलता है, 2 H+ निकलते हैं, ठीक है, अगेन 2 H+ निकलेंगे, और साथ में यहाँ पर HPO3 2-, ठीक है, 2-
यहाँ पर इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ H3PO4 की, तो इस केस में 3H+ निकलते हैं और PO4 3- हो जाएगा, इसमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट। फिर लास्ट आपके पास आता है, एक आता है, राइट, एक आता है H3PO2, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही H+ निकलता है और H2PO2- और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी 1 हो जाएगी। तो ये ही इनके क्या है, वैलेंसी फैक्टर है। ये कैसे हुआ, इसके लिए मैंने अलग से एक एसिडिटी एंड बेसिसिटी पे वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि एसिड और बेस। ठीक है, एसिड में हमने बात कर ली कि एसिड में उसकी किसके बारे में बात होगी, एसिड में आप चेक करोगे बेसिसिटी को, एसिड में क्या चेक करोगे आप, बेसिसिटी को चेक करोगे, राइट। अब हम बात करते हैं बेसिस के रेस्पेक्ट में। तो बेसिस के केस में हम बात करेंगे किसकी, बेसिस के केस में हम बात करेंगे उनकी एसिडिटी की। तो एसिडिटी के केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर NaOH लिया मैंने, तो NaOH आपको पता है Na+ और OH- में टूटता है, OH- में टूटता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, राइट, इस केस में जो Z की वैल्यू है, जो एसिडिटी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। Z की वैल्यू 1, कितने, एक OH- रिलीज किया। वैसे ही MgOH होल ट्वाइस में अगर मैं देखूं तो Mg+2 OH- रिलीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर Z की वैल्यू 2 हो गई। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, Al+3 + 3OH-, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको इजीली कर सकते हो इसमें आप, ओके। तो इसमें आप Z की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, राइट। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो बेसिसिटी हो गया, एसिडिटी हो गया, फिर उसके बाद अब सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास किसकी बात आएगी, सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं सॉल्ट्स की बात करूं तो सॉल्ट्स के केस में क्या होगा जी, सॉल्ट्स के केस में आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टेक्स प्लेस, राइट। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वही क्या होगा, Z की वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल क्या होता है देखो, ठीक है, जैसे NaCl लिया, तो NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता है, Cl-, तो इसमें Z की वैल्यू कितनी होगी, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ तो वो 1, तो आप बोल सकते हो Z की वैल्यू 1 है, क्योंकि उसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है। सेम वैसे ही अगर मैं MgCl2 की बात करता हूँ, तो MgCl2 में क्या होगा, Mg2+, यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहाँ पर Cl2Cl-, तो यहाँ पर Z की वैल्यू 2 हो गई। अगर मैं AlCl3 की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, Al+3 + 3Cl-, तो ये चीज़ हो गई आपके पास 3। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं आपके पास एक सॉल्यूशन दे दूँ, ठीक है, एक दिया मैंने Al2SO4 होल थ्राइस, अब क्या होगा, तो आपको पता है 2Al+, इसको बैलेंस किया ना मैंने, इसको फिर 3SO4 2-, तो यहाँ पर आपको पता है एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3। अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 एल्यूमिनियम कितने देगा जी, 2 एल्यूमिनियम कितने देगा, 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 6। तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है, आपको पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन, अगर एक एल्यूमिनियम 1 कर रहा है तो 2 कितने करेंगे, अगर एक एल्यूमिनियम 3 कर रहा है तो 2 कितने करेंगे, 6 करेंगे। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक और प्रोवाइड करूं, इस केस में देखो, एक और प्रोवाइड करूं FeSO4, राइट, तो FeSO4 में Z की वैल्यू कितनी होगी, तो इसमें सर आप बोल सकते हो Fe+2 है प्लस SO4 2- है, तो Z की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, नहीं सॉरी 2 होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन सल्फेट को दिए, राइट। लेकिन वहीं अगर मैं Fe2SO4 का होल थ्राइस कर दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप इजीली बोल सकते हो कि यहाँ पर 2 Fe2+ हैं, 2 Fe3+ हैं, प्लस SO4 2- हैं, कितने, 3। तो ये कितने हो जाएंगे, देखो, अगर एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, अगर एक आयरन 3 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 आयरन कितने देंगे भाई, तो इसके लिए Z फैक्टर की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे भी करना आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत इजी दे देता है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाता है, आप समझ में नहीं आता कि Z की वैल्यू लेंगे क्या, तो आप इससे Z की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इज दैट क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं।
राइट। अब इसमें हम नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, तो नॉर्मेलिटी आप इजीली कर लोगे ना, तो नेक्स्ट पोर्शन करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा मैंने, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन if आप बोल सकते हो if 180 ग्राम ऑफ यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या, NH2CONH2, राइट। यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोला सर यूरिया में Z की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट जनरली, ठीक है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, राइट, माल्टोज, ठीक है, जैसे यूरिया, राइट। तो इन सब में Z की वैल्यू 1 ही होती है, इन सब में Z की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आप सिंपल यहां पर करोगे क्या, आप यहां पर निकालोगे यूरिया का पहले मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नॉर्मेलिटी निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, गिवन वेट चाहिए। तो गिवन वेट आपको पता है 180 ग्राम है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 500 वॉल्यूम ही आपके पास, ठीक है, लीटर में, इनटू Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z की वैल्यू 1। तो अब चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं, देखो 180, अगर यूरिया की बात करता हूँ तो यूरिया 60 होता है, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 500 ml है, तो इसको मैं लीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ 1000 से डिवाइड करके, इनटू 1, 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये डिवाइड हुआ ना 500 को, तो ये कट कर दिया, ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, 60 3 तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी 3 नॉर्मल आ गया, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई सॉल्यूशन की, 3 नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है, 3 नॉर्मल इसकी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब थोड़ा आयन से रिलेटेड, ठीक है। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ आप ऐसे बोल सकते हो, इफ 120 या 140 ग्राम ऑफ sodium hydroxide NaOH is dissolved in NaOH नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं क्योंकि NaOH में भी अगेन वो क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी 1 हो जाएगी। तो NaOH की जगह पर हम ऐसा करते हैं Al2 एल्यूमिनियम ले लेते हैं, राइट, यहाँ पर ले लेते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस इज डिजॉल्व्ड इन 50, इज डिजॉल्व्ड इन आप बोल सकते हो कितने 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में Z की वैल्यू कितनी होती है, 6, राइट, 6 होती है। 6 कैसे निकाली थी कि एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है Al2SO4 होल थ्राइस जो है वो कितने करेगा, 2Al+3 करेगा, प्लस 2SO4, ठीक है, सॉरी 3SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने देंगे, 2 एल्यूमिनियम देंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट यहाँ तक, सिंपल है। अब यहाँ पर आप Z की वैल्यू यहाँ से 6 निकल गई, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक और चीज देखो, बहुत सिंपल सी टर्म है, बहुत सिंपल है, नॉर्मेलिटी निकालना। गिवन वेट कितना है 140, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो एल्यूमिनियम का जो होता है ना, एल्यूमिनियम का होता है 27, ठीक है, 27 इंटू 2, प्लस सल्फर का होता है कितना, सल्फर का होता है 32, प्लस 16 4 द 64 इंटू 3 कर देंगे, तो ये कितना हो गया 54, प्लस 6 96 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 54 और 96 को इंटू 3 करो जी, 96 को अगर इंटू 3 करेंगे तो 96 इंटू 3 हो जाएगा 8, 3 27 28 हो जाएगा 288, और इसमें 54 ऐड करो तो 2 4 3, तो 342 आ गया, 342 इंटू 1/5, ठीक है, इंटू Z फैक्टर कितना हो गया 6, ठीक है। अब 6 से कटेगा, देखें जरा, 4 2 6 9 नहीं कटेगा, तो 2 से काट लो, 2 से हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 1 2 3 6, राइट, 2 3 6 हो गया। अब 5 से ये कटेगा, 5
5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40, राइट। तो ये आ गया आपके पास, नॉर्मेलिटी आ गई 28 इंटू 3, 28 इंटू 3 होता है 28 2 ज़ा कितना होगा, 28 2 ज़ा हो जाएगा 28 2 ज़ा 56, 28 3 ज़ा हो जाएगा 8 3 ज़ा 24, 8 3 2 ज़ा 6 7 8, 84 अपॉन 171, ठीक है। 84 अपॉन 171 आप सिंपली निकाल सकते हो, ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 1/2 यानी 0.5 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। 84 ये लगभग कितना हो जाएगा, 0.5 के आसपास। आप देख भी सकते हैं कैसे हो जाएगा, देखो करो ज़रा, 84 इंटू 2 करते हैं, 84 इंटू 2 168 के आसपास आता है, तो नियरली अबाउट 0.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 नॉर्मल हो जाएगा सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? आप मैथ्स कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू द मैथ। क्लियर? कैसे होगा नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आप फॉर्मूले पुट करना है, बाकी मैथ्स है, राइट। जेड की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा सॉल्यूशंस आते भी नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको बता दिया इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स आएंगे भी नहीं, ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट पूछ लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेगा, या NaOH पूछ लेगा, NaOH जनरली पूछता है, H2SO4 जनरली पूछता है, तो उसमें जेड की वैल्यू आपको पता जाएंगी, राइट। अब यहाँ तक तो हो गया सर, हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गई, अब आगे क्या, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो बहुत चीज़ें हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं, पर 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे कि अभी परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल फार्मूला, लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक लेक्चर और लगेगा, इसमें खत्म कर देंगे फिर ये चैप्टर, राइट। तो अब देखो यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन है, जैसे मान लो CO2 है, राइट। CO2 है, तो मैंने बोला CO2 में कार्बन का परसेंटेज कितना और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना, यही परसेंटेज कंपोजिशन होता है। कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज आपको निकालना आता है, परसेंटेज मतलब जो भी गिवन जिसका निकालना है अपॉन टोटल इनटू 100। जब मार्क्स का परसेंटेज निकालते हो, कैसे, आपके जितने मार्क्स आए अपॉन टोटल मार्क्स से इनटू 100 करते परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे कार्बन का परसेंटेज कितना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल मास होता है वो कितना होता है, 12 + 16 × 2, तो ये टोटल मिला के होता है 44 होता है, ठीक। कार्बन का कितना है, कार्बन का परसेंटेज देखें तो 12/44 × 100, राइट। और ऑक्सीजन का परसेंटेज 32/44 × 100। देखो सिंपल है, आप सिंपली निकाल सकते हो इसको, राइट, जितना भी आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो इसमें हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2, 4 से कर लेते हैं 11, 4 से कर देते हैं 8, तो 8/11, ठीक है। 8/11 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 800/11 कर दें तो 11 7 ज़ा 77, तो 3 बचा 30, 11 2 ज़ा 22, फिर 8 बचा अगेन 7 2, तो 72.72, ठीक है। तो इसमें ये कितना आ जाएगा, आप 100 से माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 27.28 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 27.28 के आसपास हो जाएगा। आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप इतना परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। आपको जैसे परसेंटेज निकालते हो ना, वैसे ही आप इसके परसेंटेज निकाल सकते हो। आई होप इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन जस्ट जिसका निकालना है, जिस एलिमेंट का निकालना है अपॉन टोटल एलिमेंट इनटू 100 कर दो, ठीक है। पक्का? आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है ना, ये सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बताता है, इंपेरिकल फॉर्मूला बताता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, मतलब क्या हुआ इसको देखो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ग्लूकोज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज थी, ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना हुआ, C6H12O6 हुआ, ठीक है। C6H12O6 हुआ। तो ये इसका क्या है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। क्योंकि ये हमें हर एक एलिमेंट का नंबर प्रोवाइड कर दे रहा है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, राइट। लेकिन अगर मैं इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं, सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो गया, 6 से सबको डिवाइड कर दो, तो CH2O, ये इसका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, तो वो क्या हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला,
जो सिंपलेस्ट रेशियो हुआ वो एम्पेरिकल फार्मूला, जो कंप्लीट एलिमेंट जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में वो बताने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज होता है। तो एम्पेरिकल फार्मूला देखो, एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फार्मूला विच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशियो ही एम्पेरिकल फार्मूला देता है। ठीक है, पक्का, क्योंकि देखो एम्पेरिकल फार्मूला ग्लूकोज का अगर मैंने बोला CH2O है, तो अगर मैं इसको इंटू 6 कर देता ना तो ये C6H12O6 बन जाता। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस से बन गया, ये वापस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया, राइट। और ये क्या था, एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको भी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप एम्पेरिकल फार्मूला समझो। एम्पेरिकल फार्मूला क्या बोला कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स या ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, वो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इट इज डिफाइंड एज द केमिकल फार्मूला विच रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। ट्रू फॉर्मेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है, और सिंपलेस्ट रेशियो एम्पेरिकल फार्मूला बताता है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका आंसर आपको दे दूंगा मैं, राइट। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो डाउट्स का ये सिस्टम है ना कि अगर आप डाउट्स बताओगे, ठीक है, तो उसी समय नहीं मिलना मुश्किल है, लेकिन आपको इस जो ये सीरीज चल रही है मोल कंसेप्ट की सीरीज के एंड वाला जो लेक्चर होगा उसमें हर एक बच्चे का डाउट मैं लेते रहूंगा। ठीक है, जब मेरे को लगेगा सफिशिएंट डाउट्स आ गए हैं मैं ले लूंगा, राइट। तो एक पूरा वीडियो रहेगा उसमें सिर्फ डाउट्स ही रहेंगे। ठीक है, और वो डाउट्स ऐसे होंगे कि जैसे मोल कंसेप्ट के 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो आप जब पोस्ट करते रहोगे तो 10 क्वेश्चन के डाउट आ गए, 5 क्वेश्चन के डाउट आ गए, तो वैसे सीरीज में आते रहेंगे। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर आज तो 2 साल हो गए या 3 साल हो गए तो क्या करेंगे डाउट्स में, थोड़ी ना बताएंगे, नहीं बताऊंगा, लेकिन हर एक टाइम पे। ठीक है, तो अगर कमेंट सेक्शन में ज़्यादा आ गए तो एक बार आप देखो, डाउट्स तभी क्रिएट होते हैं जब आप पढ़ते हो किसी चीज़ को, तो वो अच्छी बात है, डाउट आना अच्छी बात है। ठीक है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपने उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश की है ना, तभी तो नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तो डाउट्स तभी आते हैं जब आप चीज़ों को पढ़ते हो, नहीं पढ़ोगे तो डाउट्स तो कहीं नहीं। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, इंपेरिकल, अब रिलेशन बिटवीन क्या है एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि CH2O को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 6 से तो कितना बनता है, C6H12O6 बनता है। अरे बोल, ठीक है ना, बोल भाई, राइट। तो यहां तक हमें पता लगा ये क्या था, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला जिसको मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ये, जिससे क्या मिला मुझे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है कि कितने एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उस फार्मूले में, वो डिपेंड करेगा। वो हर एक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्वेश्चन करोगे ना, अभी पता लग जाएगा आपको n क्या चीज है। इज दैट क्लियर? या आप ऐसे बोल सकते हो जो n होता है ना, वो n कैसे निकलता है, वो निकलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, राइट। जैसे कि इसका ग्लूकोज का अगर आप निकालोगे तो 180 होता है। ठीक है, तो 180 अपॉन, अगर इसको आप निकालोगे तो कितना होगा पता है, इसका होगा 12, 2 और 6, 16, तो 14 और ये 30 हो गया, तो ये 30 आ गया, तो कितना हो जाएगा ये टोटल मिला के 6 आ गया। इज दैट क्लियर? पक्का ना? आगे बढ़ सकते हैं। तो 6 को यहां से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आई बात? इंपेरिकल फॉर्मूला को n से, और n क्या चीज है आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है जी, चलो मालिक आगे बढ़ते हैं, राइट। अब क्वेश्चन करते हैं इस पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन पैटर्न बहुत सिंपल है, कैसे करना है क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको परसेंटेजेस दी हुई बोलता है, एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसकी परसेंटेजेस आपको प्रोवाइड की गई हैं, आपको उसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, उसके लिए आपको इनका मॉलिक्यूलर वेट भी पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है पता है इसका, 29.1, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका
इसका जो सोडियम का होता है वो कितना होता है 23 होता है, सल्फर का कितना होता है 32 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, राइट। तो अब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा निकले, सबसे पहले आप लिखो सिंबल, बुक में भी आपको मिलेगा, सबसे पहले सिंबल लिखना है। तो सिंबल क्या है, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, सिंबल का कॉलम हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, फिर यहां पर आपको लिखना है सिंबल के बाद यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट लिखा, मॉलिक्यूलर वेट होता है 23, फिर इसमें लिखा आपने, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट से पहले परसेंटेज लिख लो, बेटर है ना, परसेंटेज हमें जो गिवन है वो पहले लिख लो। तो जो परसेंटेज है, परसेंटेज कितनी है इसकी 29.11, 40.51 और 30.38। अब इसमें मॉलिक्यूलर वेट लिखो, मॉलिक्यूलर वेट लिखो। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा इसमें आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट में यहाँ हो जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट है इसका सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। अब क्या करो आप, परसेंटेज को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, परसेंटेज को डिवाइड कर दो, रेशियो निकाल दो परसेंटेज और मॉलिक्यूलर वेट का। तो कितना होगा, इसको करो 29 डिवाइडेड बाय 23, 29.11। देखो मोटा मोटी करना है, ठीक है, ज्यादा आपको हाइपर होने की जरूरत नहीं है, इसमें आप एवरेज ले सकते हो। तो अगर मैं 23 को 29 से डिवाइड करूं, ठीक है, 23 को डिवाइड करूं तो 1, ये 1 भी है ना, 21 जा 23, राइट। तो 23 यहाँ पर 61 आ जाएगा, 23 2 जा 46, 22 जा 46 आ गया, तो 1.2 आया, ठीक है। 46 दो डेसिमल चाहो तो दो डेसिमल प्लेसेस तक ले जा सकते हो। तो यहाँ पर 1 और 5 151, तो 5 जा 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये 5 आ गया, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 11, ठीक है, 11 भी नहीं तो 6 या 7 कर दो, चलो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 15 16, तो 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा अप्रॉक्स में कितना, ये कितना आया 1.26 हो गया, ठीक है। अब इसकी मैं बात करूं 40 डिवाइडेड बाय 32 की अगर मैं बात करता हूं, मैं इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है मेरे पीछे होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 32 से डिवाइड करूंगा 40 को, तो 40 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 0.51 को, तो 32 1 जा 32, 85, 32 2 3 जा 96 होता है, 32 टू द पॉइंट में, तो ये भी 1.26 के अप्रॉक्स आ जाएगा। 40.51 डिवाइडेड बाय 32, तो ये भी 1.26 के अप्रॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आया 16 और 30, तो 16 और 30, 16 2 32 होता है, ठीक है। तो अप्रॉक्स में ये 1.8 के आसपास आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर 30.38 को मैं 16 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 30.38 डिवाइड बाय 16, तो 16 1 जा 16, ये पहले मैं इसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ, 2 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 15.19 क्रॉस 8। तो अब देखो ये लगभग कितना है, अगर मैं इसको, रुको एक सेकेंड, इसको अगर डिवाइड करने लगूँ तो इसको डिवाइड करने पर मेरे पास जो आएगी इक्वेशन वो आएगी, इसको मैं मिटा देता हूँ ये पुराने वाले को, ठीक है, इस पुराने वाले को मिटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं तो सिर्फ वो कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यहीं पर कर देता हूँ 15.19 कितना हो गया 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 7 1 यहाँ पर पॉइंट लग गया ना, तो 8 9 जा 72, 8 8 जा 64, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7 79, 8 9 जा 72, ठीक है। तो लगभग 1.89 के आसपास, 1.89 के अप्रॉक्स, तो 1.89 हो गया। अब इसमें अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, अगर इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है, ये रेशियो निकल गया आपके पास, ये रेशियो निकल गया, तो इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो रेशियो निकला है उसको डिवाइड कर दो स्मॉलेस्ट से, स्मॉलेस्ट रेशियो से, रेशियो जो जनरल रेशियो निकाला है उसको स्मॉलेस्ट रेशियो से डिवाइड कर दो। तो 1.26 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 1.26 से, 1.26 को डिवाइड कर देता हूँ 1.26 से, 1.89 को डिवाइड कर देता हूँ 1.26 से। बोलो इतनी बात क्लियर हुई, मैंने कुछ नहीं किया, रेशियो को डिवाइड कर दिया सिंपलेस्ट रेशियो से, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई ना, देख लो आप, दिख रहा होगा आपको, राइट। तो अब ये तो आ गया, अब इसमें आपको क्या चीज देखनी है, इसमें आपको देखना है, राइट, इसमें आपको इसमें आपको देखना है कि आपको यहाँ पर जब डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे हो, इसमें डिवाइड कर रहे हो, फर्स्ट वाले केस में अगर आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट वाले केस में तो 1 आएगा, सेकंड वाले केस में 1 आएगा और थर्ड वाले केस में कितना आएगा 1.5,
ठीक है, तो फर्स्ट वाले केस में आया, फर्स्ट वाले केस में 1, सेकंड वाले केस में कितना आया, ये किसके, देखो यहाँ पर हमने सोडियम लिखा हुआ था, सोडियम के नीचे ऑक्सीजन फिर सल्फर, राइट, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है, सोडियम सल्फर सल्फर और ऑक्सीजन, सोडियम सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। तो सोडियम के केस में क्या हो गया, सोडियम के केस में हमने लिखा हुआ था कितना, ठीक है, यहाँ पर आया 1, सल्फर के केस में 1 और ऑक्सीजन के केस में 1.5। अब दिक्कत ये है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला ऐसे में नहीं आ सकता, 1 मैंने बोला था सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो आप इसको भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे क्या आ जाए, वो होल नंबर में आ जाए, तो 2 2 3 हो गया। तो यानी फॉर्मूला जो आपके पास आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला Na2S2O3, Na2S2O3 आ जाएगा। बोलो भाई ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया, ये इसका क्या हो गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। आप इजीली निकाल सकते हो, देखो ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, हमने सबसे पहले सिंबल लिखा, परसेंटेज लिखा, मॉलिक्यूलर वेट लिखा, फिर परसेंटेज और मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दिया, फिर जो रेशियो मिला उसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट रेशियो है उससे सबको डिवाइड कर दिया, जिससे मेरे पास एक वैल्यू आई, ठीक है। और उस वैल्यू को अगर वो होल नंबर में होती तो एज इट इज लिख देते, लेकिन अगर वो होल नंबर में नहीं है तो उसको होल नंबर में बना के उसको हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला बनाया। ये जनरल रूल है, बस ये क्या है, जनरल रूल है एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखने का, बहुत सिंपल है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंपाउंड कंटेन 4.07 हाइड्रोजन, 24 कार्बन और 71 क्लोरीन, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज इतना, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो सेम वही है, क्या क्या कंपाउंड है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का होता है 12 और जो क्लोरीन होता है उसका कितना होता है 35.5, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपली कर सकते हो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज है इनकी 4.07, फिर हाइड्रोजन है कार्बन 24.27 और जो ये है क्लोरीन है 71.65। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 1, या एटॉमिक वेट अगर मैं देखूँ तो 1, यहाँ पर कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, जो रेशियो निकलेगा, ठीक है, परसेंटेज बाय मॉलिक्यूलर वेट का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 4/1 है, 24/12 है और मोटा मोटी देख रहा हूँ मैं, ठीक है, और 71/35.5, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस केस में कितना आएगा, 4 आएगा, इस केस में 2 आएगा और इस केस में भी 2 आएगा, ठीक है, रेशियो। अब सबसे छोटा कौन है, 2 है, ठीक है, तो आप क्या करो 4/2, 2/2, 2/2, जो सबसे छोटा है इनमें से जो सबसे छोटा है उससे सबको डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा 2, इसमें 1 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हुआ, एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ कि हाइड्रोजन तो 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन 2 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H, ठीक है, यहां पर 2 आ गया, राइट, तो H2CCl ये आ गया आपके पास। अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको पता लग गया, लेकिन अभी आपको इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, इसको n से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, और n निकालो। n कैसे निकालते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ऐसे निकालते थे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको पता हुआ है कितना है, 96.996, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो 1 × 2 + 12 + 35.5, तो कितना हो गया 14 और 35.14 और 35.5, तो 0.59 49.5, नियरली अबाउट 49.5 आ गया। तो 49 2 कितना होता है, 98 99 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है, 49 2 कितना होता है, 98 99 के अप्रॉक्स होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपने क्या किया, मैं नेक्स्ट पेज में ही करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया 96.96 डिवाइडेड बाय 49 कितना था 5 था, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। अगर आप इसको कट करते हैं ना तो 1.8 1.9 के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। तो 1.9 को आप 2 लिख सकते हो, क्योंकि हमें तो भाई फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला थोड़ी ना पॉइंट में रहेगा, फॉर्मूला किस में रहेगा, फॉर्मूला तो होल नंबर में रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना था, H2CCl,
इंटू n करेंगे तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, H4CCl, C2Cl2। तो यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, C2H4Cl2। ये इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, इजी है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आज हमने दो चीजें की हैं मेन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इसमें, स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हमने क्या क्या किया, एक बार उसको समराइज कर देते हैं। सबसे पहले नॉर्मेलिटी की है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में हमने क्या क्या किया, नॉर्मेलिटी में हमने बताया कि नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, राइट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद हमने इंपेरिकल फार्मूला निकाला। इंपेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो, मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। फिर उसको इंपेरिकल फार्मूला को परसेंटेज कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में निकाला। ठीक है, और इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे n से। n कैसे निकलता है, n निकलता है फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। तो इंपेरिकल फार्मूला मास को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। आई होप इतनी बात आपको आज समझ में आई होगी। ठीक है, आज इतना एक बार में समराइज कर दिया। आप उसको दोबारा देखो, नहीं आता समझ में तो देखो और कमेंट में डालो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री बची हुई है हमारे पास, दो चीज़ें बची हुई हैं, वो भी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल पढ़ाना आसान है, लेकिन उसको जो आप कंसेप्ट को रिवाइज करना, ठीक है, न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना, उसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, न्यूमेरिकल जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। नहीं आते हैं डाउट्स पूछो, क्वेश्चन भेजो, कमेंट्स में क्वेश्चन भेजो, जो मर्जी है वो करो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बस खत्म होने वाला है उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक, चलो ओके बाय बाय।